नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। माँ अपनी जगह पर थोड़ा सा हिली। विवेक माँ की तरफ झुका। माँ, कुछ चाहिए क्या? लेकिन माँ फिर सो गई। माँ कुछ दिन पहले गिर गई थी और उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी। डॉक्टर ने उन्हें 3 हफ्ते का बेड रेस्ट दिया था और कुछ सावधानियों के साथ फिजियोथेरेपी कराने के लिए भी कहा था। इस उम्र में गिर जाना आम समस्या है। विवेक चुपचाप माँ का चेहरा देखने लगा। झुर्रियों से भरा चेहरा क्या हमेशा से ऐसा ही था? क्या यह जर्जर शरीर हमेशा से ही माँ की पहचान था? नहीं, वह भी समय था जब माँ चक्कर गिन्नी की तरह पूरे घर को संभालती थी, पूरे घर की व्यवस्था और सबकी देखभाल करती थी। विवेक ने लंबी सांस भरी। माँ के प्रति अपने कर्तव्यों को याद कभी कभी उसे आती है, पर जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाती है। वह मुंबई में रहता है अपने परिवार के साथ और माँ अकेली कानपुर में। कानपुर में उसके पिताजी का बनाया हुआ अच्छा बड़ा घर है जिसमें ऊपर के हिस्से में किराएदार रहते हैं और गैराज में एक परिवार रहता है जो माँ की देखभाल करता है। यूँ तो माँ के लिए कोई कमी नहीं है, लेकिन इस उम्र में जब अपने बच्चों की ज़रूरत होती है तो उसके बच्चों के पास फुर्सत नहीं। विवेक का कोई और भाई भी तो नहीं। बहन अमेरिका में 3-4 वर्ष में एक बार ही आ पाती, कुछ दिन अपनी ससुराल और कुछ दिन माँ के पास रहकर वापस चली जाती। विवेक की पत्नी सविता भी नौकरी करती। विवेक के खुद के बच्चे जब काफ़ी छोटे थे तो माँ उसके पास काफ़ी रही थी। उन्होंने बहुत मदद की बच्चों के लालन पालन में। तब माँ की उम्र कम थी, वे घर में बच्चों के साथ अकेले भी रह लेती थी। उनके बच्चे बड़े हुए तो माँ का आना कम हो गया। उनके बेटे और बेटी 12वीं करने के बाद 1 साल के अंतर में मेडिकल और इंजीनियरिंग में प्रवेश लेकर बाहर पढ़ने चले गए। अब मुंबई में विवेक और उसकी पत्नी सविता ही रह गई। अब जब माँ को उनकी ज़रूरत है तो वे माँ का साथ नहीं दे पा रहे। कानपुर में उनका लंबे समय तक रहना हो नहीं पाता और मुंबई में माँ को अकेले फ्लैट में छोड़ना मुश्किल होता है। वे दोनों सुबह निकलते हैं और रात घर आते हैं। माँ को इस उम्र में फ्लैट में अकेले छोड़े कैसे, और माँ भी रहना नहीं चाहती। कानपुर में गैराज में रहने वाला परिवार है, किराएदार है, पास पड़ोस है। माँ का फिर भी वहाँ मन लग जाता है, लेकिन मुंबई जैसी महानगरी में कौन किसका है। विवेक को अपराध बोध चलता है, क्या करे वह। उसके संस्कार ऐसे थे कि वह माँ की सेवा करना चाहता था, पर परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वह कर नहीं पा रहा। उसकी उम्र इस समय 50 साल की थी और माँ की 73 साल। 10 साल बाद वह रिटायर होगा और सविता उसके भी 3 वर्ष बाद। तब तक माँ पता नहीं रहेगी भी या नहीं। अचानक विवेक सिहर गया। क्या माँ सचमुच ऐसे ही चली जाएगी दुनिया से, बिना अपने बच्चों का साथ पाए? जीवन भर उन्होंने सिर्फ जिम्मेदारियां ही तो पूरी की, दिया है बस, पाने का तो मौका ही नहीं आया। पिता तो माँ के सामने चले गए, इसीलिए अकेलापन उन्होंने नहीं भुगता। लेकिन माँ, वे तो भरा पूरा परिवार होते हुए भी अकेलेपन का दर्द झेल रही। कैसे रहती होंगी अकेली। गैराज में रहने वाला परिवार भी साल में 1 बार तो अपने गाँव जाता ही, तो कुछ दिन माँ को अकेले रहना पड़ता है। वैसे भी घर के अंदर तो वे अकेले ही रहती। विवेक अपनी ही सोच में डूबा हुआ था, तभी आसमानी बिजली जोर से कड़की और घर की बिजली चली गई। इन्वर्टर शायद खराब पड़ा था। माँ यह सब कैसे अकेले मैनेज करेगी। वह मोबाइल की टॉर्च जलाकर मोमबत्ती ढूंढने लगा। बिजली भी कड़कती होगी, बिजली भी जाती होगी। कभी माँ की सेहत भी खराब होती होगी, डर लगता होगा, घबराहट होती होगी। कैसे रहती होगी माँ। विवेक के मन में माँ की परेशानियाँ नहीं हट पा रही थी। तन से कमज़ोर इंसान मन से भी कमज़ोर हो जाता है। वह साल में 1 ही बार आ पाता है। कौन ले जाता होगा माँ को डॉक्टर के पास। दूर रहकर उसने माँ की इन छोटी छोटी परेशानियों के बारे में कभी नहीं सोचा। मोमबत्ती नहीं मिली। उसने खिड़की से सोबती को आवाज़ दी। सोबती अंधेरे में रास्ता टटोलती हुई अंदर आ गई। तभी माँ की क्षीण सी आवाज़ सुनाई दी। वह तेजी से बेडरूम की तरफ दौड़ा। माँ के हाथ में मोमबत्ती और माचिस थी। मोमबत्ती और माचिस उनकी साइड टेबल की दराज में थी। माँ ने हाथ बढ़ाकर दोनों चीज़ें निकाल दी। उसे सुप्त आश्चर्य हुआ। इस उम्र में जीवन जीने का तरीका माँ ने किस तरह ढूंढ रखा था।
माँ ने मोमबत्ती का स्टैंड भी अपने साइड में रखा हुआ था। माँ, मैं तो कुछ ढूंढ नहीं पाया और आपने बिस्तर पर लेटे लेटे सब ढूंढ लिया। वह तनिक मुस्कुराते हुए बोला। माँ के पीड़ा युक्त चेहरे पर भी क्षीण सी खुशहाली छा गई। हाँ बेटा, अकेले रहने के कारण कई तरह की व्यवस्थाएं रखनी पड़ती हैं। मेरी साइड टेबल की दराज खोल कर देख। विवेक ने दराज खोली तो उसमें विक्स से लेकर दर्द निवारक दवा व टॉर्च आदि सब कुछ था। खुशी हुई सारी व्यवस्था देखकर। वह हंस पड़ा। माँ, आपने तो छोटी मोटी केमिस्ट शॉप खोली हुई। इतनी व्यवस्था तो मुंबई में हमारे घर में भी नहीं रहती। जरूरत पड़ने पर बाजार दौड़ना पड़ता है। सब करोगे बेटा। जिस दिन उम्र के इस पड़ाव से गुजरोगे उस दिन सब तरह की व्यवस्था करोगे। आवश्यकता मनुष्य को सब सिखा देती। माँ के चेहरे पर अनायास गहन उदासी छा। माँ के दिल का अंधेरा विवेक के दिल को दूर तक अंधेरा कर गया। वह सोच में पड़ गया। एक दिन इस पड़ाव से हमें भी गुजरना ही, कोई भी हो सकता है। हम दोनों में से मैं या सविता। हाँ माँ, आपने तो हमेशा ही हमारा मार्गदर्शन किया है। बहुत सीख दे जाते हैं माता पिता। एकाक विवेक का स्वर संजीदा हो गया। माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता आप यहाँ पर अकेली रहती हैं। क्या यहाँ कोई लड़की नहीं मिल सकती जो मुंबई के फ्लैट में आपके साथ रह ले? तो दिन भर आप अकेले नहीं रहेंगी और हम साथ में रह पाएंगे। माँ ने प्यार से उसके चेहरे की तरफ देखा। नहीं रे, तू दिल में कोई अपराध बोध मत रखा कर। मैं क्या तेरे चेहरे को नहीं पढ़ पाती हूँ? मुझे अपने बच्चों का पूरा विश्वास है। कर न पाना और करना ही न चाहना दोनों बातें अलग हैं। अपने बच्चों के प्यार पर ही तो विश्वास है जिससे मैं यहाँ पर अकेले ही रह पाती हूँ। जिस दिन बिस्तर से ही नहीं उठ पाऊंगी उस दिन तुम्हें ही तो करना है। कहाँ मिलेगी लड़की और कौन भेजेगा उसे इतनी दूर? फिर 2 बेडरूम का छोटा सा फ्लैट। अभी तो यहीं ठीक हूँ, पर माँ अकेले में देखो गिर गई, ऐसे ही चिंता रहती है आपकी। दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है। बेटा, फिर तू आ तो गया मेरी तकलीफ में, पर माँ 3 दिन आ पाया ना। आप ठीक हो जाओ तो अब मेरे साथ चलो। कुछ ना कुछ प्रबंध हो जाएगा। कुछ ना हो सका तो सविता नौकरी छोड़ देगी। नहीं बेटा, बहू नौकरी छोड़ देगी तो बड़े शहर में के खर्चे और बच्चों की पढ़ाई का खर्च कहाँ से आएगा? तुम अकेले इतना सब कैसे मैनेज कर पाओगे? मैं सब जानती हूँ। बड़े शहर के खर्चे और बच्चों की पढ़ाई पर लाखों लग जाते हैं। अभी तू कुछ दिन रह तो सही। मुश्किल से तो आया है, परेशान मत हो। इस बारे में बाद में बात करेंगे। माँ ने बात टाल दी और आंखें मूंद ली। उनके चेहरे पर अभी तकलीफ के भाव थे। विवेक ने भी इस समय उन्हें ज़्यादा छेड़ना उचित नहीं समझा। तभी बिजली आ गई। वह लॉबी में आकर टीवी देखने लगा। सोबती ने खाना बनाया तो उसने माँ को अपने हाथों से खिलाया। खाना खाकर विवेक माँ की बगल में ही सो गया। सुबह चिड़ियाओं की चहचहाहट से नींद खुल गई। उसने पलटकर माँ की तरफ देखा। माँ उठी हुई थी, लेटी हुई चुपचाप धीमी आवाज़ में मधुर संगीत का आनंद ले रही थी। माँ, ये गीत किसने लगाए हैं? वह बिस्तर से उठते हुए बोला। माँ ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उठ गया तू? सोबती ने लगाए हैं बेटा। सुबह जब वह अंदर आती है तो मेरे मोबाइल पर गीत लगा देती है। आ जा, चाय पी ले। सोबती रख गई केतली में। अपनी भी डाल ले और मेरी भी। विवेक ने उठकर चाय कपों में डाली। माँ बेटा दोनों चाय पीने लगे। सोबती ने खिड़की पर से पर्दा सरका दिए थे। बाहर माँ की बनाई छोटी सी क्यारी में राई पालक से लेकर सब कुछ उगा रखा था। माँ बोली, तेरे पापा को किचन गार्डन का बहुत शौक था, इसीलिए अभी तक देखभाल करवाती हूँ। हाँ माँ, बहुत अच्छा किया आपने। माँ की सारी दुनिया उनके आसपास बसी थी। सुबह से नित्य कर्म से निपट कर वह आया। इधर सोबती ने माँ को स्पंज करके कपड़े बदल कर तैयार कर दिया था। नाश्ता भी विवेक ने माँ की बगल में बैठकर किया। हर संभव प्रयत्न कर वह माँ को अपने हाथ से दवा और खाना वगैरह खिला रहा था। तभी घर के बाहर कुछ चहल पहल हुई। 5-7 औरतें अंदर आ गई। उनमें कुछ माँ की उम्र की, कुछ बड़ी व कुछ छोटी भी थी। वे सीधे माँ के बेडरूम की तरफ चली गई। पल भर में ही जैसे पूरा घर बातों की चहचहाहट से भर गया। माँ की हंसी की आवाज़ भी आ रही थी। सोबती ने उन्हें चाय बनाकर पिलाई। कौन है सोबती ये सब? विवेक ने सोबती से पूछा। अम्मा जी की पड़ोसी और सहेलियाँ। वह मुस्कुराकर बोली, उस दिन माँ जी को अस्पताल यही लेकर गई थी। थोड़ी देर में माँ की सहेलियाँ चली गई। वह माँ के कमरे में चला गया। माँ के चेहरे पर सिगंध मुस्कान थी, पीड़ा की रेखाएं गायब थी। माँ, आप तो अपनी सहेलियों के साथ बहुत खुश थी, खूब हंस रही थी उनके साथ। उसने माँ को छेड़ा। हाँ बेटा, तू आया है ना, तो आजकल वे नहीं आ रही, वरना रोज ही आ जाती थी।
कोई न कोई मेरी देखभाल करती थी। जब से चोट लगी है, विवेक को लगा माँ को उसकी खास ज़रूरत नहीं। उनकी दुनिया में बहुत कुछ है। उनकी खुशी और संतुष्टि के लिए वह माँ के करीब बैठ गया, उनका हाथ अपने हाथ में लेकर सहलाने लगा। माँ, आपके बच्चों के अलावा यहाँ सब कुछ है आपके पास, वह सुगध आश्चर्य से बोला। वही तो सबसे बड़ी कमी है बेटा, तुम लोगों की बहुत याद आती है, फिर हमारे पास क्यों नहीं चल कर रहती। कभी मेरे पास रहो, कभी दीदी के पास चली जाओ, मन लगा रहेगा आपका। माँ गंभीरता से मुस्कुरा कर बोली, इन सब को भी तो छोड़ कर नहीं रह सकती ना बेटा। सोबती की बेटी है जिसकी मैं पढ़ाई का खर्चा उठाती हूँ, 12वीं कर रही, मेरा हर काम करने को तैयार रहती। सोबती का पति मेरा बाहर का सारा काम कर देता है, कार भी ड्राइव कर लेता है, इसीलिए तो कार रखी हुई है, वरना तो कब की बेच देती। तुम लोग आते हो तो तुम्हें भी सुविधा हो जाती, पर माँ आप हमारे पास रहेंगी तो सब की ज़रूरत नहीं रहेगी। सोबती की बेटी की मदद तो आप वहाँ से भी कर सकती, लेकिन यह तो सोचो ना बेटा कि तुम्हारे आने के लिए भी तो एक घर है, कहाँ जाओगे और कौन इंतज़ार करेगा तुम्हारा। मेरे बच्चे आते हैं तो मेरे लिए वे सब से खुशी के दिन होते हैं, और तुम्हें भी खुशी होती है कि माँ के पास जा रहे हैं। जिस दिन इस ज़िंदगी के लायक नहीं रहूँगी, इतनी अशक्त हो जाऊँगी, उस दिन तुम ही करोगे, तुम ही संभालोगे मुझे। लेकिन अभी तो मुझे सार्थक जीवन जीने दो बेटा, जब तक हो सकेगा हाशिए पर नहीं आना चाहती मैं। माँ का सब्र आदर हो गया। वह अपलक माँ का चेहरा देखने लगा। वह आत्मनिर्भरता और आत्म गौरव से चमक रहा था। उसे संतोष हुआ और उसने समझ लिया कि वह माँ को जितना दयनीय और मजबूर समझ रहा था वैसा कुछ भी नहीं। माँ की ज़िंदगी में व्यवधान पैदा करना गलत होगा। माँ खुश है, उनको अपना जीवन सार्थक लग रहा है। क्या हुआ बेटा? उसे सोच में डूबा देख कर माँ ने उसे हिलाया। कुछ नहीं माँ, सोच रहा था आपसे तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। हमेशा ही सीखा है आपसे। आप तो दूसरे बुजुर्गों के लिए भी उदाहरण है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे मालूम है कि मेरे बच्चों का प्यार मेरे साथ है। वे मेरी चिंता करते हैं और जब मुझे ज़रूरत होगी तो वे मेरे पास होंगे। बस यही मानसिक मजबूती मुझे हमेशा खुश और संतुष्ट रहने की प्रेरणा देती। तेरी छुट्टियां कब तक हैं? काम का नुकसान हो रहा होगा ना तेरा? नहीं माँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक हो जाओ तो मैं चला जाऊँगा, फिर सविता आ जाएगी। कुछ दिनों के लिए उसने प्यार से माँ का सिर सहलाया। माँ बेटे दोनों ने एक दूसरे को पूर्ण संतुष्टि से निहारा। बच्चे शरीर से भले ही उनसे दूर रहे थे, पर दिल से उसके पास थे। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।